Ginkgo biloba reproduces sexually. Ginkgo is dioecious. Morphologically, the male and the female plants are indistinguishable before the formation of reproductive organ. तो गिंको बायलोबा में मेनली जो रिप्रोडक्शन होता है वो सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल मेथड से ही होता है। गिंको एक डायोशियस प्लांट है। इसके प्लांट को हम तभी आइडेंटिफाई कर सकते हैं जबकि इस प्लांट के ऊपर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता हो। अगर प्लांट पर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का फॉर्मेशन नहीं होता है तब तक हम इसके प्लांट्स को मॉर्फोलॉजिकली आप इजीली इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। Male stobilus. Male stobilus develop in the axil of leaves or on the side of petiole bases present of on dwarf shoots. Male stobilus mainly लीव्स की एक्सिल में अराइज होता है। आप देख रहे हैं जैसा ये डायग्राम है, लीव्स की एक्सिल में मेल कोन अराइज हो रहा है। ये देखिए मेल कोन, मेल स्टोबिलस, ये लीफ की एक्सिल में अराइज होता है। और कभी कभी यह ड्वार्फ शूट पर जो पिटियोल होता है, पिटियोल के बेस पर भी प्रेजेंट होता है। तो मेनली तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, लीफ की एक्सिल में प्रेजेंट होता है, बट कभी कभी जो ये इस पर प्रेजेंट होता है, ये पिटियोल के बेस पर भी ये पाया जाता है। कौन सी पिटियोल पे, ड्वार्फ शूट। दो तरह की ड्वार्फ शूट होती है, लॉन्ग शूट और दूसरी ड्वार्फ शूट। तो ड्वार्फ शूट पर स्केली लीव्स की एक्सिल में क्या अराइज होते हैं, मेल कोन। The male stobulus is a loose structure and consists of a stalked central axis on which many microsporophylls are arranged spirally. तो मेल स्टोबिलस जो होता है यहाँ पर एक लूज स्ट्रक्चर है, बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर नहीं देख रहे हैं आप, थोड़ा सा लूज है यहाँ पर, और ये माइक्रोस्पोरोफिल से बना हुआ है। ये देखिए मेल कोन है, मेल स्टोबिलस है, ये माइक्रोस्पोरोफिल से बनता है और माइक्रोस्पोरोफिल से बना होता है। इसमें एक सेंट्रल एक्सिस होती है और सेंट्रल एक्सिस के दोनों तरफ क्या होते हैं, बहुत सारे माइक्रोस्पोरोफिल्स होते हैं जो क्या रहते हैं, स्पाइरल मैनर में अरेंज रहती हैं। A male stobulus looks like a catkin inflorescence of angiosperm. तो एंजियोस्पर्म प्लांट में एक केटकिन इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, पुष्पक्रम पाया जाता है वहां पर। तो बहुत कुछ ये उसी से रिजेंबल करता है। तो मेल कोन की जो रिजेंबलेंस है वो एंजियोस्पर्म प्लांट्स की कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस से की गई है, कि जैसा कैटकिन होता है वहां पर इन्फ्लोरेसेंस, एज इट इज ये भी उससे काफी कुछ रिजेंबल करता है। Each microsporophyll has a long cylinder stalk terminating into a knob-like portion or hump. तो हर माइक्रोस्पोरोफिल क्या होता है कि स्टॉक्ड स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल इसमें स्टॉक होता है और स्टॉक के टिप पर क्या होगा, नोब लाइक पोर्शन होता है। तो बेस पर स्टॉक है और ऊपर ये नोब लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। इट बियर्स टू पेंडेंट माइक्रोस्पोरेंजिया। तो इसके टिप पर क्या लगी रहती है, दो पेंडेंट, पेंडेंट मतलब जो नीचे की तरफ लटके हुए रहते हैं, उसको हिंदी बोलते हैं निलंबी। तो पेंडेंट माइक्रोस्पोरेंजिया पाई जाती है। तो इसके ऊपर क्या लगे रहते हैं, दो पेंडेंट माइक्रोस्पोरेंजिया लगी रहती हैं। A mature microsporangium consists of a multi-layered wall, tapetum and microspore mother cells. तो माइक्रोस्पोरेंजियम के चारों तरफ मल्टी लेयर्ड वॉल पाई जाती है और इसमें टैपिटम होती है और सेंटर में माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में मियोसिस होता है जिससे यहाँ पर माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये देखिए काफी कुछ ये जो ऑर्डर है निटेल्स, ये गिंको जिसमें आ रहा है, तो गिंको में क्या है कि ये काफी कुछ है ना, अब ये एंजियोस्पर्म से रिजेंबल करेगा प्लांट। It is important to note that 1-3 hypodermal layer develops fibrous thickening representing an endothecium as in angiosperm. तो आप जब एंजियोस्पर्म में एंथर का टीएस पढ़ेंगे, आपका जो सेकंड या थर्ड पेपर है, तो अगर आप उसमें एंजियोस्पर्म में अगर एंथर का टीएस पढ़ते हैं तो उसकी जो वॉल होती है, अगर आप वॉल देखेंगे तो आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस होती है, यानी वहां पर मल्टी लेयर्ड वॉल होती है। स्पोरेंजियम की जो वॉल होती है वो मल्टी लेयर्ड होती है और यहाँ पे टेपिटम होती है।
और एक लेयर और होती है हाइपोडर्मिस के नीचे की तरफ होती है, उसको हम बोलते हैं एंडोथीसियम। और एंडोथीसियम में क्या पाई जाती है, फाइब्रस थिकनिंग पाई जाती है। तो ये जो कैरेक्टर ये एंजियोस्पर्म में आपको देखने को मिलेंगे, और इसलिए ये एंजियोस्पर्म से काफी रिजेंबल कर रहा है ये प्लांट। Ginkgo differ from other gymnosperm where the outermost layer of the microsporangium develops fibrous thickening representing an exothecium। तो देखिए गिंको जो है, जो जितने भी अदर जितने जिम्नोस्पर्म है, आपने साइकस पढ़ा, पाइनस पढ़ा, इफेड्रा पढ़ा, इन सब में से देखा जाए तो थोड़ा डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि इसकी माइक्रोस्पोरेंजियम की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसमें क्या हो जाता है, वहां पर एक एक्सोथीसियम लेयर डेवलप हो जाती है उसके बाहर, और ये एक्सोथीसियम लेयर में क्या पाया जाता है, यहाँ पर फाइब्रस थिकनिंग पाई जाती है, और ऐसा किसी और जिम्नोस्पर्म में नहीं पाया जाता है, सिर्फ गिंको में पाया जाता है। तो इस कैरेक्टर की वजह से ये थोड़ा सा जो दूसरा अदर जिम्नोस्पर्म है उससे ये थोड़ा सा डिफरेंट है। Inside the sporangium, each microspore mother cell produces 4 microspores। तो जो स्पोरेंजियम के अंदर क्या होती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती हैं, इनमें म्योसिस डिवीजन होता है। तो म्योसिस डिवीजन से क्या होता है, यहाँ पे 4 माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। द पोलन ग्रेन इज ओवल शेप्ड। तो पोलन ग्रेन का शेप कैसा होता है, ओवल शेप होता है, विद मोनोसल्केट अपर्चर। तो यहाँ पर स्प्लिटिंग जो होती है सिर्फ एक प्लेन में होती है। Each grain is bounded by 2 concentric wall layers, the outer thick exine and the inner thin intine। तो जैसा आपको पता है, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं या माइक्रोस्पोर होते हैं, इसके चारों तरफ 2 कंसेंट्रिक लेयर होती है। आउटर जो थिक वॉल होती है उसको हम एक्साइन कहते हैं, और इनर वाली जो थिन वॉल होती है उसको हम इंटाइन कहते हैं। तो इसमें ये 2 लेयर होती हैं। अब नेक्स्ट है फीमेल स्टोबुलस। फीमेल स्टोबुलस देखिए, द फीमेल स्टोबुलाई डेवलप इन द एक्सिल ऑफ अ लीफ। तो सेम देखिए, फीमेल प्लांट पर, ड्वार्फ शूट पर जो स्केली लीव्स होंगी या लीव्स होंगी, उनकी एक्सिल में क्या डेवलप होते हैं, फीमेल स्टोबुलाई। ये ड्वार्फ शूट है, तो ड्वार्फ शूट पर लीफ की एक्सिल में देखिए ये यहाँ पर ये डेवलप हो रहे हैं। ये एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम पेडंकल कहते हैं हम, और ये 2 ओव्यूल लगे हुए हैं। तो ये क्या है, फीमेल स्टोबुलाई। तो फीमेल स्टोबुलाई कहाँ पर डेवलप होता है, ड्वार्फ शूट पर लीफ की एक्सिल में डेवलप होता है। तो पोजीशन सेम है, मेल फ्लावर, मेल कोन की और फीमेल कोन की डिफरेंस ये है कि ये फीमेल प्लांट पर डेवलप होता है, वो मेल प्लांट पर होता है। द फीमेल स्टोबुलाई आर वेरी मच रिड्यूस स्ट्रक्चर। तो देखिए यहाँ पर जो फीमेल स्टोबुलस जो है बहुत ही रिड्यूस स्ट्रक्चर है, बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है। ईच स्टोबुलस कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग स्टॉक or peduncle that bifurcates at its apex and each branch usually bear a single sessile ovule। देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पर ये एक, देखिए लॉन्ग स्टॉक है, इस लॉन्ग स्टॉक को हम पेडंकल कहते हैं। तो ये लॉन्ग जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम पेडंकल कहते हैं। पेडंकल देखिए यहाँ पर 2 में डिवाइड हो रहा है, देख रहे हैं आप, बाइफर्केट, ये इसका मतलब होता है 2 में डिवाइड होना, 2 ब्रांच बन रही है, और ईच ब्रांच पर क्या प्रेजेंट है, एक सिंगल ओव्यूल। तो ये देखिए पेडंकल बाइफर्केट हो जाता है, 2 ब्रांच में डिवाइड हो रहा है, और हर ब्रांच पर क्या प्रेजेंट है, एक सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट है। और ओव्यूल कैसा है यहाँ पर, सिंगल ससाइल ओव्यूल। ओव्यूल यहाँ पर ससाइल होता है। Out of the 2 ovules, one remain viable while the other abort at an early stage। तो देखिए ओव्यूल 2 बनता है, बट क्या होता है, मेच्योरिटी जैसे जैसे आती है वहां पर सिर्फ एक ओव्यूल ही वायबल रहता है, दूसरा क्या हो जाता है, अबोर्ट हो जाता है, यानी उसमें वो डीजनरेट हो जाता है। तो सिर्फ वायबल सिंगल रहता है, बट कुछ स्पीसीज में दोनों भी रहते हैं। समटाइम्स बोथ द ओव्यूल्स बिकम वायबल एंड डेवलप इनटू द सीड्स। बट कुछ में क्या होता है, कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जिनमें दोनों ही ओव्यूल वायबल रहते हैं, यानी जीवित रहते हैं, और वो आगे जाके क्या बनाते हैं, सीड्स बनाते हैं। तो आपको पता है ओव्यूल किस में कन्वर्ट होता है, सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। द बेस ऑफ ईच ओव्यूल इज सराउंडेड बाय अ फ्लैशी कप कॉल्ड कॉलर। तो देखिए हर ओव्यूल जो होता है अपने चारों ओर से एक फ्लैशी कप लाइक स्ट्रक्चर के द्वारा कवर्ड रहता है, जिसको हम कॉलर कहते हैं। तो जो ओव्यूल की जो कवरिंग होती है, जो उसको चारों तरफ से कवर्ड करके रखता है, उसको हम कॉलर कहते हैं।
The peduncle bearing two ovules has 4 vascular traces, 2 in each ovule. तो देखिए जो ये ओव्यूल है, ओव्यूल में भी वेस्कुलर सप्लाई एंटर करती है। तो पेडंकल में क्या होता है, टोटल 4 वेस्कुलर सप्लाई एंटर करती है। 4 में से 2 वेस्कुलर सप्लाई तो एक ओव्यूल के अंदर जाती है और 2 वेस्कुलर सप्लाई जो होती है दूसरे ओव्यूल में जाती है। तो हर ओव्यूल में टोटल 2 वेस्कुलर सप्लाई होती है। ये देखिए आप, ये पेडंकल का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे 2 ओव्यूल लगे हुए हैं। ओव्यूल कैसा स्ट्रक्चर है, ससाइल है। आपको ओव्यूल का स्ट्रक्चर पता होगा। ये देखिए जो ओपनिंग होती है इसको हम माइक्रोपाइल कहते हैं। ये इंटेग्यूमेंट की कवरिंग है इसके चारों ओर। और सेंटर का जो पेरेन्काइमटस रीजन होता है वो निसेलस कहलाता है। और निसेलस के सेंटर में क्या होता है, यहाँ पर फीमेल गेमेटोफाइट, और उसमें मेगास्पोर होता है। ये देखिए, ये माइक्रोपाइल, ये इंटेग्यूमेंट, ये फीमेल गेमेटोफाइट। ये वेस्कुलर सप्लाई देखिए एंटर कर रही है पेडंकल से अंदर। और ये अबॉर्टिव ओव्यूल, यानी एक ओव्यूल यहाँ से क्या हो गया, अबॉर्ट हो गया, वो डीजनरेट हो गया। तो फाइनल स्टेज में एक सिंगल ही ओव्यूल यहाँ पर प्रेजेंट रहता है और दूसरा क्या हो जाता है, डीजनरेट हो जाता है। द ओव्यूल ऑफ गिंको इज सिमिलर टू दैट ऑफ साइकस। तो गिंको जो ओव्यूल होता है वो साइकस से काफी रिजेंबल करता है। द ओव्यूल्स आर ऑर्थोट्रोपस। इसका ओव्यूल कैसा होता है, ऑर्थोट्रोपस। देखिए माइक्रोपाइल और ये पूरा तीनों एक स्ट्रेट लाइन में है, तो स्ट्रेट है ओव्यूल। यूनिटैगमिक एंड क्रैसियोनिसिलेट विथ मेसिव निसेलर टिश्यू। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ओव्यूल कैसा है, ऑर्थोट्रोपस है, यूनिटैगमिक है। बट लेयर कितनी होती है, 3 होती है, अगर साइकस में आपको याद हो तो। इन द यंग ओव्यूल द इंटेग्यूमेंट इज फ्री फ्रॉम द न्यूसेलस। तो यंग में क्या होता है, ये न्यूसेलस से फ्री रहती है इंटेग्यूमेंट, बट टिप पर ही थोड़ी सी फ्री रहती है। Except at the chalazial end, while in a mature ovule the integument is fused with the nucellus. But जैसे जैसे ओव्यूल मैच्योर होता जाता है और इंटेग्यूमेंट क्या होती है, वो न्यूसेलस से फ्यूज होती जाती है। Except at the apex due to the enlargement of the chalazial end. तो chalazial end के enlarge होने की वजह से apex पर ये क्या रहती है, थोड़ी सी फ्री रहती है। The ovules has a massive beak shaped nucellus. तो ओव्यूल में जो न्यूसेलस होता है देखिए बीक शेप्ड है, ये जैसे चोंच होती है बर्ड्स की, तो बीक लाइक होता है। देखिए तो न्यूसेलस कैसा है, बिल्कुल मैसिव है और बीक लाइक है। In a pre-pollinated ovule, the apical nucellar cells degenerates to form a deep pollen chamber and the pollination drop. तो जब पोलिनेशन नहीं होता है ओव्यूल में, उससे पहले की बात है कि जो न्यूसेलस की एपिकल की सेल जो होती हैं, न्यूसेलस के ऊपर की जो एपिकल की सेल्स होती हैं वो डीजेनरेट हो जाती हैं और डीजेनरेट होकर वहां पर एक पोलन चैम्बर का फॉर्मेशन करती है और साथ में वहां पे क्या बनता है, एक पोलिनेशन ड्रॉप बनता है। द सिंगल इंटेग्यूमेंट इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 लेयर्स। जैसा आपने साइकस में पढ़ा था कि इंटेग्यूमेंट जो होती है वो 3 लेयर्स में डिफरेंशिएटेड होती है, तो सेम यहाँ पर भी क्या हो रहा है, इंटेग्यूमेंट 3 लेयर्स में डिफरेंशिएटेड है। द आउटर फ्लैशी विद न्यूमरस म्यूसिलेज कैविटीज। जो आउटर लेयर होती है वो फ्लैशी होती है और उसमें म्यूसिलेजनस कैविटीज पाई जाती हैं। द मिडल स्टोनी, द इनर फ्लैशी इवेंचुअली बिकम पेपरी। तो देखिए यहाँ पर सेम साइकस की तरह ही कंडीशन है, आउटर फ्लैशी, मिडल स्टोनी एंड इनर फ्लैशी लेयर। तो 3 लेयर्स में ये डिवाइड होती है इंटेग्यूमेंट। द ओव्यूल इज सप्लाइड विद 2 वेस्कुलर ट्रैसेस विद एंटर इनटू द इनर फ्लैशी लेयर रीचिंग अप द फ्री पार्ट ऑफ द न्यूसेलस। तो अभी हमने पढ़ा था जैसा कि पेडंकल में 4 वेस्कुलर सप्लाई एंटर करती है और ईच ओव्यूल में 2 वेस्कुलर सप्लाई एंटर करती है। तो वो वेस्कुलर, वहां पर इनको वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। गैमेटोफाइट ऑफ गिंको बायलोबा। देखिए गिंको बायलोबा का जो गैमेटोफाइट है इसका डेवलपमेंट कैसे होता है, तो यहाँ पर एक सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, इस स्लाइड में आपको बताया गया है कि किस तरह से पोलन से एक मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है। आपको इससे प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ा था कि जब भी मेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है तो 2 स्टेजेस में होता है, बिफोर पॉलिनेशन फर्स्ट एंड सेकंड आफ्टर पॉलिनेशन। तो ये 2 स्टेजेस होती है, इन 2 स्टेजेस में क्या होगा, यहाँ पर मेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। तो जब पॉलिनेशन नहीं होता है, बिफोर पॉलिनेशन, जो ये पोलन होता है ये माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर रहता है, यानी बिफोर पॉलिनेशन का जो जितना भी डेवलपमेंट प्रोसेस है
वो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होगा। तो अब देखिए माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो ये पोलर न्यूक्लियस है, पोलर न्यूक्लियस में क्या होता है, यहाँ पे फर्स्ट ट्रांसफर डिवीजन होता है, जिससे देखिए दो सेल बन रही है, फर्स्ट प्रोथेलियल सेल एंड सेकंड क्या बन रही है, सेंट्रल सेल। अब सेंट्रल सेल में फर्दर यहाँ पर डिवीजन होता है, तो देखिए आप क्या बन रहा है, सेकंड प्रोथेलियल सेल और एंथीडियल इनिशियल। तो देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये एंथीडियल इनिशियल है तो वो दो सेल बना रही है, एंथीडियल सेल एंड ट्यूब सेल। तो ये इतना जो पूरा डेवलपमेंट प्रोसेस है पूरा का पूरा ये कब होता है, बिफोर पोलिनेशन। जब पोलिनेशन नहीं होता उससे पहले ही माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर इस पोलन का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए कितनी सेल हो गई, ये तो ये डिजेनरेट हो जाती है प्रोथेलियल सेल, तो 1 2 3 सेल तो गई 4 सेल स्टेज। देखिए तो 4 सेल स्टेज में ये क्या हो रहा है, 4 क्या 5 ही हो गया, ये फर्स्ट प्रोथेलियल सेल भी ले लीजिए। तो 5 सेल स्टेज में ये क्या कर रहा है, अब यहाँ पर इस पर डिस्पर्सल होगा। तो माइक्रोस्पोरेंजियम से अब ये माइक्रोस्पोर्स क्या है, बाहर आ जाएंगे। अब इनका पोलिनेशन होता है। आफ्टर पोलिनेशन इसका डेवलपमेंट कहाँ पर होता है, पोलन चैम्बर में। आपको पता है ओव्यूल में जो माइक्रोपाइलर एंड होता है वहां पर पोलन चैम्बर का फॉर्मेशन हुआ था अभी। तो रिमेनिंग जो भी डेवलपमेंट प्रोसेस है वो कहाँ पे कंप्लीट होगा, पोलन चैम्बर में। तो अब देखिए आफ्टर पोलिनेशन, ये तो बिफोर पोलिनेशन का प्रोसेस था, पूरी 5 सेल स्टेज बन गई। इसके बाद ये पोलन ग्रेन्स कहाँ, हवा में उड़ते हुए एयर के थ्रू कहाँ पहुंच जाएंगे, ओव्यूल के माइक्रोपाइलर चैम्बर तक पहुंच जाएंगे। और वहां पोलन चैम्बर में जाने के बाद पोलन ड्रॉप्स के थ्रू क्या है, ये कैच कर लिए जाते हैं और वहीं पर इनका जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है। तो बाकी का जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो पोलन चैम्बर में स्टार्ट होता है। तो आफ्टर पोलिनेशन क्या हो रहा है, देखिए अब एंथीडियल सेल में फर्दर यहाँ पे ट्रांसफर डिवीजन होता है, यहाँ पे स्टॉक सेल, और ये क्या बन रही है, इस पर मेटोजीनस सेल्स। अब ये स्टॉक सेल में डिवीजन नहीं होगा, अब क्या होगा, स्पर्मेटोजिनस सेल में डिवीजन होगा और दो स्पर्म्स बनते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरह से आफ्टर पॉलिनेशन क्या बन रहे हैं, दो स्पर्म्स बन जाते हैं। तो जिम्नोस्पर्म में जो मेल गेमेटोफाइट है वो काफी रिड्यूस है, बहुत वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ देखिए दो मेल गैमेट ही यहाँ पर मेल गेमेटोफाइट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कुछ सेल्स हैं इनमें बस। तो वेल डेवलप्ड यहाँ पर मेल गेमेटोफाइट नहीं है। अब ये देखिए डायग्राम, डायग्राम में देखिए ये क्या है, माइक्रोस्पोर है या पोलन ग्रेन है। आपको बताया था पोलन ग्रेन कैसा होता है, यूनिन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर होता है, सिंगल न्यूक्लियस होता है, ये एक्साइन है और अंदर इंटाइन होती है, ये थिन वॉल इंटाइन होती है और ये देखिए थिक है थोड़ी सी, इसको हम एक्साइन कहते हैं। अब इसमें जब ट्रांसफर डिवीजन होगा तो क्या बनेंगी, दो सेल बनती है, आपको बताया था मैंने, फर्स्ट प्रोथेलियल सेल और सेकेंड जो लार्ज सेल होती है उसको बोलते हैं सेंट्रल सेल। फर्दर अब सेंट्रल सेल में डिवीजन होगा तो बी नंबर वाले में देखिए ये फर्स्ट तो बनी गई थी सेकंड प्रोथेलियल सेल और एंथीडियल इनिशियल बन गई। अब बी के बाद देखिए फिर एंथीडियल इनिशियल में डिवीजन हुआ तो क्या बना, देखिए ये फर्स्ट प्रोथेलियल, सेकंड प्रोथेलियल, एंथीडियल सेल और ट्यूब सेल। अब फर्स्ट प्रोथेलियल सेल जो है वो क्या हो रहा है, फर्स्ट प्रोथेलियल सेल जो है ये देखिए डीजेनरेट हो रही है। हाँ हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग। कल का है, कल सॉरी गलती से ना, क्लास है मेरी अभी ना। तो देखिए फिर जब इसमें डिवीजन होता है देखिए, तो एंथीडियल इनिशियल में डिवीजन हुआ तो एंथीडियल सेल और ट्यूब सेल बन गई। अब नेक्स्ट क्या देखिए, एंथीडियल सेल में डिवीजन हुआ तो बॉडी एंड स्टॉक सेल बन गई। फिर बॉडी सेल में डिवीजन हुआ तो क्या बने, दो स्पर्म्स बन गए। तो ये इस तरह से यहाँ पर मेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। तो देखिए जिम्नोस्पर्म में डिफरेंट डिफरेंट सेल स्टेज में पोलन का क्या होता है, यहाँ पर पोलिनेशन होता है। तो आपने देखा गिंको में 5 सेल स्टेज में ये माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोरिंजम से डिस्पर्स हो जाते हैं और रिमेनिंग जो डेवलपमेंट होता है इसका आगे का वो कहाँ पर होता है, पोलन चैम्बर में होता है। तो ये था डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट इन गिंको। देखिए अब ये है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट। देखिए फीमेल गेमेटोफाइट में क्या होता है, आपको पता है कि मेगा स्पोर से फीमेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। तो देखिए यहाँ पर ये एक मेगा स्पोर है। तो देखिए फीमेल गेमेटोफाइट ऑफ गिंको develops from the functional megaspore that enlarge considerably and is surrounded by a thick membrane।
तो देखिए फीमेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट एक फंक्शनल मेगास्पोर से होता है। ये फंक्शनल मेगास्पोर अपने चारों तरफ एक थिक वॉल सिक्रीट कर लेता है। देखिए एक थिक मेम्ब्रेन बन रही है इसके चारों तरफ, और ये ऊपर के जो 3 मेगास्पोर है वो डीजेनरेट होते हैं, ओनली 1 ही फंक्शनल होता है। अब ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है अपना साइज क्या कर रहा है, एनलार्ज कर रहा है। देख रहे हैं आप, साइज बढ़ गया है, काफी बड़ा हो गया इसका साइज, और अपने चारों तरफ देखिए थिक वॉल सिक्रीट कर ली। अब ये फंक्शनल मेगास्पोर में क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं, मतलब रिपीटेड डिवीजन होते हैं, बार बार डिवीजन होते हैं न्यूक्लियस में। तो देखिए कितने सारे न्यूक्लियस बन गए। बट साथ में क्या होता है, इसमें वैक्यूल्स भी बनती है। तो वैक्यूल, ये सारी वैक्यूल मिलकर एक बड़ी वैक्यूल बना लेती है, सेंट्रल वैक्यूल। तो यहाँ पे सेंटर में वैक्यूल बनने की वजह से क्या होता है, ये सारे के सारे जितने भी न्यूक्लियस और कंटेंट होते हैं वो पेरिफेरी की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। देखिए मेगास्पोर की कहाँ पर आ गए, सारी की सारी पेरिफेरी की तरफ आ गए, और सेंटर में क्या बन गई, एक लार्ज वैक्यूल। अब क्या होता है, धीरे धीरे इसमें वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। तो देखिए द न्यूक्लियस ऑफ द मेगास्पोर डिवाइड्स माइटोटिकली बाय वॉल फॉर्मेशन फॉर्मिंग ए लार्ज नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई। तो देखिए यहाँ पर डिवाइड होते हैं माइटोटिकली, बार बार रिपीटेड डिवीजन होता है। इसमें कम से कम देखिए आप 8000 फ्री न्यूक्लियस बन जाते हैं। The nuclei are restricted to a thin film of cytoplasm at the periphery, resulting into the formation of a large central vacuole. तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस होते हैं, सारे के सारे न्यूक्लियाई जो होते हैं, ये पेरिफेरी वाले रीजन तक ही रेस्ट्रिक्टेड रहते हैं, यानी यहीं तक सीमित रहते हैं, ये पेरिफेरी रीजन तक ही, और सेंटर में एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। The wall formation begin in a centripetal fission from periphery inwards. तो देखिए वॉल का फॉर्मेशन अब स्टार्ट हो जाता है। जो वॉल का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, बिगिन इन द सेंट्रिपिटल, यानी पेरिफेरी से सेंटर की तरफ इसका वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। द एंटायर गैमेटोफाइट बिकम्स सेलुलर एंड द टिश्यू दस फॉर्म्ड इज कॉल्ड एंडोस्पर्म। तो इस तरह से पूरा का पूरा जो गैमेटोफाइट है वो कैसा हो जाता है, सेलुलर हो जाता है। और यहाँ पर जब ये जो टिश्यू बना है, इस टिश्यू को हम एंडोस्पर्म कहते हैं। द एंडोस्पर्म सेल्स आर हैप्लॉइड इन नेचर। जो एंडोस्पर्म की सेल्स होती हैं वो नेचर में कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है। बट सम पॉलीप्लॉइड सेल्स आर आल्सो फॉर्म, बट कुछ में पॉलीप्लॉइड सेल्स का भी फॉर्मेशन होता है। तो देखिए आप ये वैक्यूल बनी। वैक्यूल बनने के बाद क्या होता है, पेरिफेरी से सेंटर की तरफ वॉल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये देखिए पूरा का पूरा कैसा हो गया, ये सेलुलर स्ट्रक्चर बन गया। और ये सेलुलर स्ट्रक्चर जो होता है इसी को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, एंडोस्पर्म। और ये एंडोस्पर्म क्या करता है, जो एम्ब्रियो बनता है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। बट इनकी सेल्स कैसी होती है, नेचर में हैप्लॉइड होती है। ये लाइफ साइकिल है इसकी। देखिए आपको बताया था फीमेल प्लांट और मेल प्लांट दोनों अलग अलग होते हैं इसमें। ये देखिए दोनों डिफरेंट डिफरेंट है, अलग अलग है। फीमेल प्लांट पर ओव्यूल यानी फीमेल स्टोबुलस बनता है। मेल प्लांट पर क्या होता है, ये देखिए मेल स्टोबुलस, इसमें माइक्रोस्पोरेंजिया होती है, देख रहे हैं आप। ये देखिए मेगास्पोर मदर सेल में क्या होगा, मियोसिस होगा तो उससे मेगास्पोर्स बनते हैं, आपको पता है। माइक्रोस्पोरेंजियम में पोलन मदर सेल होती है, पोलन मदर सेल से क्या बनता है, पोलन बनता है, और पोलन के अंदर 2 मेल गैमेट बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो इससे यहाँ फीमेल गेमेटोफाइट बन गया मेगास्पोर से, और फीमेल गेमेटोफाइट बनने से क्या है, यहाँ पर आर्किगोनिया बन जाती है। ये देखिए आर्किगोनिया कंटेनिंग एग। अब इस एग से स्पर्म फ्यूज हो जाता है, और फ्यूज होकर जायगोट बना देता है। जायगोट जो होता है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, और एम्ब्रियो जो है फाइनली सीड में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये सीड जर्मिनेट करता है, और जर्मिनेट करके या तो मेल प्लांट बनाता है या फीमेल प्लांट बनाता है। तो ये इस तरह से इसकी लाइफ साइकिल चलती है। ये स्पोरोफिटिक जनरेशन है पूरी की पूरी। बस गैमेटोफिटिक जनरेशन कहाँ है, जहाँ पे मियोसिस हुआ है बस। तो जहाँ पे गैमेट्स बने सिर्फ इतनी सी ही गैमेटोफिटिक जनरेशन है, बाकी मेजर प्लांट जो है पूरा का पूरा स्पोरोफिटिक होता है। तो जिम्नोस्पर्म में इसलिए प्लांट बॉडी जो है, डोमिनेंट प्लांट बॉडी क्या होती है, स्पोरोफाइट होती है, 2n होती है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ गिंको। Ginkgo biloba tree is treated as a sacred plant in China and Japan and worshipped by the people. तो गिंको बायोलोबा जो है एक बहुत होली प्लांट होता है। देखिए
और इसकी वहाँ पर जो चाइना और जापान में जो वहाँ के जो लोग हैं वो लोग इसकी पूजा करते हैं एक्चुअली. इट इज रिगार्डेड एज होली ट्री by Buddhist monks and nuns because of its tall, strong and majestic appearance. तो ये जो प्लांट है गिंको बायलोबा का जो ट्री है ये काफी टॉल होता है और बहुत स्ट्रॉन्ग भी होता है और इसमें कुछ मैजेस्टिक अपीयरेंस देखी गई है. ऐसा कहते हैं इसमें कुछ ऐसी ताकत होती है, शक्ति होती है. तो वो लोग बिलीव करते हैं वहाँ के लोग. तो और इसको इसलिए वो क्या है होली ट्री की तरह ट्रीट करते हैं, वो लोग उसकी पूजा भी करते हैं. इट इज ग्रोन एज एन ऑर्नामेंटल प्लांट इन गार्डन्स इन सेवरल कंट्रीज. तो कई कंट्रीज में इसको ऑर्नामेंटल प्लांट्स की तरह भी गार्डन में ग्रो किया जाता है. इन ऑटम द ग्रीन लीव्स टर्न येलो. तो जैसा ऑटम सीजन आता है तो इनकी लीव्स कैसी हो जाती है, येलो कलर की हो जाती हैं. शोइंग अ मैग्निफिशेंट ऑटम सीनरी. तो ऑटम में एक बहुत अच्छी सी सीनरी वहां पर दिखाई देती है क्योंकि इसकी जो लीव्स का जो कलर है बड़ा अच्छा येलो में कन्वर्ट हो जाता है. तो द एंडोस्पर्म ऑफ इट्स रोस्टेड सीड्स इज एडिबल. देखिए इसके जो एंडोस्पर्म होता है तो इसको रोस्ट करके खाया जाता है. बट सीड्स में प्रूव फेटल इफ टेकन इन लार्ज क्वांटिटी. बट ज्यादा अगर इसकी क्वांटिटी आप ले लेते तो फेटल हो जाता है, मतलब आपको थोड़ा सा वो इजी फील नहीं होगा. द आउटर स्किन ऑफ इट्स एप्रिकोट लाइक सीड्स. जैसे एप्रिकोट होता है बिल्कुल इसकी सीड्स की तरह देखने में लगता है. ये इज पील्ड ऑफ और डिकेड. तो इसकी बाहर की आउटर मोस्ट कवरिंग को अगर आप हटा देते हैं तो जो सेंटर का जो फ्रूट होता है उसको हम व्हाइट फ्रूट कहते हैं. हम ये व्हाइट फ्रूट खाया जाता है इसका. गिंको इज ऑल्सो नेम्ड व्हाइट फ्रूट ट्री. तो गिंको को आप व्हाइट फ्रूट ट्री भी कह सकते हैं. द कर्नल इज ऑल्सो यूज एज फूड एंड चाइनीज मेडिसिन एज वेल. तो इसका जो फ्रूट है इसको फूड में तो किया ही जाता है बट चाइनीज लोग इसकी मेडिसिन में भी यूज करते हैं. इफ इट इज टेकन रॉ, यदि आप इसको रॉ मटेरियल की तरह यूज करते हैं तो इट फंक्शंस एज डिटॉक्सिकेटिंग एंड अस्थमा क्यूरिंग मेडिसिन. तो अगर हम रॉ मटेरियल की तरह यूज करते हैं तो ये क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है बॉडी से. जितने भी पॉइजन होता है उसको रिलीज कर देता है बाहर. और अस्थमा में इसको मेडिसिन की तरह यूज किया जाता है इसके रॉ फ्रूट्स को. द प्लांट्स आर हाईली रेसिस्टेंट टू पैथोजेनिक इन्फेक्शंस. तो ऐसा कहा जाता है कि इसके प्लांट्स में काफ़ी पैथोजन इन्फेक्शन को कोई रेसिस्टेंट कर सकता है, टॉलरेट कर सकता है. स्पेशली ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगस. जो फंजाई और बैक्टीरिया के लिए स्पेशली ये क्या रहता है, रेसिस्टेंट रहता है. देयर वुड इज नॉट ऑफ मच कमर्शियल इम्पोर्टेंस. बट इसकी जो वुड है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होती, तो कमर्शियली इसकी वुड का यूज नहीं किया जाता है. It also possesses a strong capacity of resistance to air pollution by smoke and poisonous gases. तो ऐसा माना जाता है कि जो इसका प्लांट है वो एयर पोल्यूशन जैसे कि स्मोक है, कुछ पॉइजनस गैस है, इसके लिए रेसिस्टेंट होता है ये. तो काफी स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी होती है इसमें, ये रेसिस्टेंट होता है काफी. तो पोल्यूशन को ये टॉलरेट कर सकता है. सिंस एन अनप्लीजेंट ओडर इज एमिनेटेड फ्रॉम द राइप सीड्स ऑफ फीमेल ट्रीज. ऐसा माना जाता है कि इसका जो फीमेल ट्री है उसके जो राइप सीड्स होते हैं उससे कुछ अनप्लीजेंट जो स्मेल होती है ना वो बाहर निकलती है, जो हमें अच्छी नहीं लगती, ऐसी स्मेल सी बाहर आती है. मेल ट्रीज आर लार्जली प्रेफर्ड. तो ज्यादातर इसके मेल ट्रीज को है ना गार्डन में शेड के लिए यूज किया जाता है. तो ज्यादातर गार्डनिंग में इसको शेड की तरह इसके ट्रीज को ग्रो किया जाता है और मेनली चाइना, जापान और यूनाइटेड स्टेट में इसको ग्रो किया जाता है. तो मेनली मेल ट्रीज को ज्यादातर ग्रो किया जाता है. गिंको ट्री ग्रो एंड डेवलप वेरी स्लोली. देखिए गिंको का जो ट्री होता है वो बहुत धीरे, इसकी जो ग्रोथ होती है बहुत स्लो होती है. इट इज सेड दैट द ट्री प्लांटेड बाय ग्रैंडफादर विल बियर फ्रूट एट द टाइम व्हेन हिज ग्रैंडसन ग्रो अप. तो ऐसा कहा जाता है कि अगर ग्रैंडफादर ने इस ट्री को लगाया था तो इसके फ्रूट जब तक इसके फ्रूट आते हैं तब तक उसका ग्रैंडसन आ जाता है. यानी इसकी ग्रोथ आप देखिए कितनी स्लो हो रही है कि ग्रैंडफादर ने तो इस ट्री को, इस प्लांट को ग्रो किया था और जब इसकी में फ्रूट आने शुरू हुए तो तब तक उसकी एक नई जनरेशन आ गई, यानी ग्रैंडसन आ गया. तो इससे पता चल रहा है कि काफी ये स्लो ग्रो करता है ये प्लांट. इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रैंडफादर ग्रैंडसन ट्री. इसीलिए इसको हम ग्रैंडफादर ग्रैंडसन ट्री भी कहते हैं क्योंकि ये बहुत ही स्लो ग्रो करता है.
An extract of leaves of ginkgo biloba is useful in the treatment of cerebral insufficiency and vertigo. तो देखिए गिंको बाइलोबा की जो लीफ है इसका एक्सट्रैक्ट बनाया जाता है और एक्सट्रैक्ट बना के इसका देखिए ये सेरिब्रल जितनी भी इनसफिशियंसी होती है इनमें इसके ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। तो आपके जो बैक बोन में सेरिब्रल वगैरह जो है ये जो पेन होता है इससे रिलीफ मिलता है।